नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। अब बीते हफ्ते में कुल मिलाकर निफ्टी ने 2% गँवाया और मिड कैप, स्मॉल कैप ने से 3 गुना कमाया। अ, क्या यहाँ से अब एक बार फिर वही सवाल है जो हम लोग बात कर रहे थे कि निफ्टी, सेंसेक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास कहीं पर रुका है या मोटे तौर पे दर्शकों को आसानी से समझ में आए इसके लिए कहें कि 22,000 को बचाने की कोशिश कहीं पर हो रही है। ये कोशिश कितनी कामयाब रहेगी और आवाज़ नहीं आ ये रही है मुझे अभी। जी, हेलो, हेलो, नहीं, कुछ आवाज़ में इश्यू आई है। मुझे आपकी आवाज़ आ नहीं रही। हेलो। 1 मिनट कोशिश करता हूँ। शायद अभी तो ठीक आवाज़ हेलो, आनी चाहिए, लेकिन हाँ, अभी आ गई। चलिए बेहतर है। तो अब मसला ये है कि बाज़ार में नए हफ्ते में क्या होना है? क्या ऐसा हो सकता है कि लार्ज कैप ठहरे रहें और मिड कैप, स्मॉल कैप में दबाव कुछ और समय तक बना रहे? या चुनाव की घोषणा हो गई है, तो अब चुनाव पूर्व तेज़ी की भी शुरुआत हो जानी चाहिए? जी, देखिए सिचुएशन अभी बहुत क्लियर तो नहीं है मुझे। यहाँ पे थोड़ा रेस्पाइट ऐसा है कि निफ्टी 3 दिन से एक जगह सपोर्ट ले रहा है और वो काफ़ी क्रूशियल जगह है सपोर्ट का। तो डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले ले तो बाउंस बैक होगा, और बाउंस बैक अगर हुआ तो अक्रॉस द बोर्ड होगा। मिड कैप, स्मॉल कैप सब में होना चाहिए, क्योंकि जो ओवरहैंग था मेन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का और म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्टिंग का, अगर मान के चलें कि ये थोड़ा-सा ओवरहैंग था, तो काफ़ी इस पे क्लैरिटी तो आई है। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर रिकवरी हुई तो सिर्फ निफ्टी में हो, रिकवरी हुई तो अक्रॉस द बोर्ड होगी, और मेबी थोड़ा-सा कंसोलिडेशन वाला ही मामला बन रहा है। देखने की बात यही रहेगी कि ये जो लेवल्स हैं ये सस्टेन होते हैं 28,900 वाले, 21,900 वाले या नहीं। अगर ये हो गया तब तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर थोड़ा-सा और करेक्शन देखना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन के डेट्स आने की जहाँ तक बात है, उसके साथ ओपिनियन पॉल्स भी आ रहे हैं। तो अगर इसको माना जाए तो ये तो पॉजिटिव सेंटिमेंट ही देना चाहिए मार्केट में, नेगेटिव सेंटिमेंट तो एज़ सच नहीं देना चाहिए। इसके अगेंस्ट में यही कहा जा सकता है कि रनिंग करेक्शन एक अलग बात है। अदरवाइज़ उससे ज़्यादा कोई नेगेटिव पैरामीटर कुछ भी नहीं आ रहा है कहीं पे भी। मैक्स टू मैक्स कंसोलिडेशन दिखता है मार्केट में फिलहाल। जी। तो कंसोलिडेशन का ख़्याल निफ्टी को देख कर के तो आ रहा है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप क्या वहाँ भी कुछ आपके पास मतलब एक जिसको कहा जाए कि ढाढ़स बंधाने वाले इंडिकेशंस हैं कुछ? या वहाँ पर अभी देखने वाली बात है कि भई चीज़ें ठहरती हैं या नहीं ठहरती हैं? अभी ये उल्टी कटोरी जो है, ये चार्ट पे रखी हुई है। नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि अगर ये मिड कैप, स्मॉल कैप में अगर न्यूज़ बेस्ड अगर ये करेक्शन आया है, मान लेते हैं कि स्ट्रेस टेस्टिंग या मार्जिन मार्जिन ट्रेड्स गए हों, मार्जिन बेस्ड ट्रेड्स गए हों, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला अगर प्रेशर आया हो। अगर ऐसा है तो मिड कैप की जो टेस्टिंग है वो 100 ईएमए की हो गई है, एक अच्छा डिसेंट सपोर्ट बनता है। हमारे पास बहुत क्लियर रीडिंग नहीं है स्मॉल कैप का फिलहाल, जिसको मैं डिस्कस कर सकूँ। इसके लिए अब मुझे यही इन्फरेंस लेना पड़ेगा कि जब तक वापस दोनों 50 डीएमए को रीगेन नहीं कर लेते हैं, इनमें फ्रेश मूवमेंट की उम्मीद तो शायद नहीं रहेगी फिलहाल, क्योंकि कोई ट्रिगर भी नहीं रहेगा मार्च मंथ में। हाँ, थोड़ा बहुत टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च वो नैव मेंटेनेंस या जो भी कर लें, उसकी जो रैली आनी है वो आएगी। फिर जो रैली मेन आनी है वो तो अप्रैल में ही आएगी, और अप्रैल 19 से फिर वो इलेक्शन वाला चक्कर शुरू हो जाएगा। तो मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि मेन डायरेक्शन हो भी सकता है कि अब पोस्ट इलेक्शन ही देखने को मिले, और तब तक ऐसे ही झूलता रहेगा, थोड़ा कंसोलिडेट होता रहेगा। हाँ, रिज़ल्ट के बेसिस पे थोड़ी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स वाले तो थोड़ा रिस्पेक्ट तो ज़रूर पाएँगे। लेकिन हमारे पास एक मेजर इवेंट अब आ गया है, इम्पेंडिंग इवेंट हमारा वाला,
और उसके कारण से हो सकता है बहुत ख़ास मूवमेंट देखने को ना भी मिले। जी। तो एक मतलब कन्विक्शन कब लौटेगा कि भई बाज़ार की चाल अब किधर है? मतलब जो एक पिछले हफ्ते हमने एक तरह से बाज़ार में एकदम उथल-पुथल वाला माहौल देखा वो उसका कंटिन्यूएशन हमें आने वाले हफ्तों में दिखेगा या यहाँ से एक बार संभल जाएँगे और ज़्यादा चढ़े नहीं भी तो एक कंसोलिडेशन वाला फ़ेज़ रहेगा। इस बात का भरोसा कब बन पाएगा? इस बात का भरोसा जब तक ये वापस निकल नहीं जाता है हाई 22,500 वाला, उसके पहले नहीं बन पाएगा। बिकॉज़ वहाँ से एक क्लियर कट रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है और उसके बाद ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन अभी तक मैं नहीं कहूँगा कि हो पाया है। ब्रेकडाउन 21,900 के पहले ब्रेकडाउन नहीं है। तो उसके नीचे फिर क्लियर कट ब्रेकडाउन होगा और प्रॉफ़िट बुकिंग बहुत ही उसके बाद बढ़ेगी। तो इसके हिसाब से यही कह सकता हूँ मैं कि 22,500 के पहले कोई ट्रिगर फ़िलहाल नहीं है। अब यही है कि मान लेते हैं कि फ़ाइनेंशियल ईयर एंड रैली अगर आती है और उसमें 22,500 निकलता है, तो कम से कम 1000 से 1500 पॉइंट की रैली तक ट्रिगर कर सकता है। उतनी पोटेंशियल है उसमें। जी। तो फिलहाल मार्केट को लेकर के हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या नए हफ्ते में इंडिकेशंस क्लियर हो जाएँगे या कुछ ज़्यादा समय तक हमें थोड़ा असमंजस में रहना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा रही जी, बिकॉज़ इन द मिडल ऑफ द मंथ हमारे पास कोई ख़ास वैसा अब ट्रिगर तो नहीं रह गया अपार्ट फ्रॉम इलेक्शन डेट्स वगैरह जो भी आने थे। और जितना मैंने स्ट्रेस टेस्टिंग को समझने की कोशिश की म्यूचुअल फंड में, इसमें मोर दैन न्यूज़ और मोर दैन पैनिक क्रिएशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज़ फाइनली मुझे ये नॉर्मल फिनोमेनन ही समझ में आया। तो मुझे ऐसा जी, कोई भी नेगेटिव पार्ट अभी नहीं दिखता और कोई बहुत अभी पॉज़िटिव पार्ट भी नहीं दिखता सामने में। लेकिन टुवर्ड्स दी ये फाइनेंशियल ईयर एंड या टुवर्ड्स द मार्च एंड हमें मिलेगा एफ एंड एक्सपायरी और हमें मिलेगा थोड़ा नैव मेंटेनेंस का अगर हुआ तो। तो वो पॉज़िटिव ही दिखता है, लेकिन मार्कर लगा लीजिए 21,900 पे और 22,500 के। इन दोनों के बियॉन्ड या बिलो ही कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, उसके पहले कुछ ख़ास एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जी। तो मोटे तौर पे ये जो 13 मार्च वाली कैंडल है इसका ऊपरी छोर जो है, उसके ब ऊपर जाने के बाद ये कहा जाए कि उससे पहले भी 22,500 के आस-पास ही आपको ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखा। वो पार होगा उसके बाद फिर नई कहानी बनेगी और 3 दिन से जहाँ पे रुक रहे हैं, वो उस तरह अगर टूट गया तो फिर खतरा बढ़ जाएगा। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। जी। लेकिन क्या जो मेरा प्रश्न था मूल रूप से कि क्या सेंसेक्स निफ्टी एक तरफ और मिड कैप, स्मॉल कैप दूसरी तरफ, वैसी चाल हो सकती है या सेंसेक्स निफ्टी जिधर चलेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप को भी फाइनली उसी तरफ जाना है? स्मॉल कैप में ऐसा है कि 50 और 100 दोनों डीएमए तो जा चुके हैं। तो उसमें चांसेस रहेंगे कि 200 ईएमए का टेस्ट हो। तो जब तक वो नहीं जाता तो इसीलिए स्मॉल कैप को थोड़ा सेपरेट रखना पड़ेगा कि 13,000 के आसपास 13, 13 एंड हाफ या नीचे में 12,000 ये सब लेवल्स ओपन रखते हैं अभी, बिकॉज़ वहाँ पे प्रेशर है। और उसके लिए अगेन स्मॉल कैप के लिए ट्रिगर अब अप्रैल में नहीं आएगा, रादर मई में आएगा और मई में भी क्या आएगा, रिज़ल्ट भी अगर ठीक आएँगे तो उस समय फिर काउंटिंग का वेट करेंगे। तो स्मॉल कैप के पास बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं रहेगा। अप्रैल में थोड़ा लार्ज कैप के पास ट्रिगर रहेगा प्री रिज़ल्ट, बिकॉज़ सॉरी प्री इलेक्शन, बिकॉज़ इलेक्शन शुरू होगा 19 से और हमारा रिज़ल्ट शुरू शुरू हो जाएगा कहीं न कहीं फर्स्ट वीक के एंड से ही। तो उसका थोड़ा ट्रिगर है हमारे सामने, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप तो 15-20 दिन अप्रैल जाने के बाद ही शुरू होते हैं धीरे-धीरे, जब मोमेंटम रिज़ल्ट पकड़ता है और मई में की शुरुआत में बहुत ज़बरदस्त आएँगे रिज़ल्ट, तो उस समय हमारे पास इधर तो कोई ख़ास देखेगा नहीं, मेन फेस्टिवल अपना इलेक्शन का चलेगा। तो थोड़ा जो ट्रिगर है हमारे पास हो सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो हो सकता है लार्ज कैप के लिए। यहाँ पे मेरे लिए एक चिंता की बात एक ही है, मई मंथ बहुत अच्छा इक्विटी के लिए नहीं रहता है, मार्च मंथ रहता है। अब यहाँ पे मार्च में हो गई है थोड़ी पिटाई स्मॉल कैप्स की, बीच में अप्रैल ऐसा है कि वो मंथ ऑफ इंडिसीजन है। उसके बाद आ जाएगा मई, तो इसको रीड कैसे करना है इसका जवाब मेरे पास नहीं है। एक और एनालिसिस अगर देखा जाए,
तो मार्च मंथ नॉर्मली प्री इलेक्शन में कभी भी अच्छा मंथ प्रूव हुआ है। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा और है, तो हो सकता है कि डर पहले ही निकल जाए और इलेक्शन में मार्केट लाइट जाए, तो बहुत डेंट नहीं पड़े इलेक्शन में थोड़ी उथल-पुथल का। लेकिन साथ में ये भी बात है कि जब तक एग्ज़िट पोल आने शुरू नहीं हो जाए और तब तक अगर ओपिनियन पोल को मान के चला जाए, तो वो मार्केट सेंटिमेंट को पॉज़िटिव रखे। जी, ठीक है। आपने स्ट्रेस टेस्ट का ज़िक्र किया, उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस टेस्ट से आपने क्या समझा? क्या वाक़ई मतलब कुछ एक्चुअल ट्रेड्स हुए, कुछ लिक्विडेशन हुआ और उसके हिसाब से टेस्ट करने की कोशिश की गई, या सारा पेपर वर्क था और थ्योरेटिकली देखा गया कि भई मुझे इतने शेयर बेचने हैं तो कितने दिन में बेचे जा सकेंगे? देखिए, इससे मैंने लोगों से मेनली बात की बिकॉज़ डायरेक्ट एएमसी में मेरी बातचीत नहीं हुई। लेकिन जितने भी लोग कनेक्टेड हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू मैंने उनसे बात की, समझने की कोशिश की है। और ये जैसे हमारे लिए भी एक नॉर्मल स्ट्रेस टेस्टिंग हम करते थे जब हमारे पे हम फंड देखते थे तो। नॉर्मल स्ट्रेस टेस्टिंग में होता ये है कि आपको मेन देखना होता है कि आपका पैसा निकलना है, तो थोड़ा पीक वॉल्यूम देख लिया जाए, पैनिक वॉल्यूम की तरह। तो कितना टाइम लग सकता है पैसा निकलने में? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कंज़र्वेटिव एस्टीमेट लेके इस चीज़ को देखा जाता है और उतना प्रैक्टिकल होगा नहीं, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप में भी कैसा होता है कि आपके पास 5 टू 35% लार्ज कैप रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% ही स्मॉल कैप कर दें। आप वो बहुत हाइली एग्रेसिव स्मॉल कैप को आप कह सकते हैं कि 100% स्मॉल कैप फंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी 0 टू 35% लार्ज कैप के चांसेस रहते हैं, तो लिक्विडिटी वहाँ पे भी मेंटेन रहती है। तो जितना स्ट्रेस टेस्टिंग, पहली चीज़, पहला पॉइंट ये है कि स्ट्रेस टेस्टिंग एक म्यूचुअल फंड के लिए नॉर्मल फिनोमिनन है, बैंकिंग के लिए भी नॉर्मल फिनोमिनन होता है। नॉर्मल जो भी फंड मैनेज करता है उसके लिए एक स्ट्रेस टेस्टिंग उसको करना ही पड़ता है बिकॉज़ मेजर एग्ज़िट रिस्क होता है। तो ये कोई नया फिनोमिनन मुझे नहीं समझ में आया। द ओनली थिंग इस बारी 2 चीज़ मुझे चेंज दिखा, एक तो कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भी आया तो उस लिस्ट को पब्लिक कर दो और म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्टिंग का रिजल्ट भी आया तो उस चीज़ को पब्लिक कर दो। इसके अलावा कोई चेंज नहीं दिखा कि कोई नया प्रोसेस इम्प्लीमेंट हुआ। तो इसके कारण है कि म्यूचुअल फंड पे रिडेम्पशन इसके कारण हो, इसका कोई भी मुझे कनेक्शन नहीं दिखता। हाँ, अगर पैनिक बटन प्रेस हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन दिस बीइंग अ नॉर्मल फिनोमेनन, ये कोई ऐसा एडिशनल फैक्टर नहीं है जिसके कारण म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में रिडेम्पशन ट्रिगर हो। तो मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेस टेस्टिंग में मेनली थोड़ा पीक वॉल्यूम टेस्ट करते हैं कि मान लेते हैं कि अभी रिसेंट सिचुएशन में जो वॉल्यूम चल रहा होता है, उसको थोड़ा-सा मैग्नीफाई कर दिया जाए 3-4 टाइम और उसके बाद देखा जाए कि कितना परसेंट लिक्विडेट करना है और उस लिक्विडेशन में हमें कितना दिन लग सकता है। तो ये मोर कंज़र्वेटिव एस्टीमेट जाता है और मुझे जो नंबर समझ में आए हैं वो 20 से 26 दिन, कुछ-कुछ 15 से 20 दिन के लिक्विडेशन के, अगर 50-50% पोर्टफोलियो निकालना है, तो ऐसा तो रिडेम्पशन नहीं हो जाएगा राजीव जी कि आपको 50% का पोर्टफोलियो निकालना पड़ जाए और उसके बाद आपको इन्फ्लो मिले ही नहीं, थोड़ा तो इन्फ्लो मिलेगा ही। तो आप मान सकते हैं कि अगर 20-25% का पोर्टफोलियो पे स्ट्रेस टेस्टिंग करना, एक्चुअल स्ट्रेस आया भी, तो शायद एक 3-4-5 दिन का मामला रहता है या 5-7 दिन का, 5-7 ट्रेडिंग डेज़ का मामला रहेगा। उससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और वैसे भी किसी भी पैनिक सिचुएशन में उतनी सेलिंग तो आती है। तो देयरफॉर मेरा जो इन्फरेंस यही है कि म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्टिंग को बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं मानना है। एक समय के लिए न्यूज़ आया और गया, खत्म हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड भी मुझे लगता है आया गया, खत्म हो गया, अब इससे ज़्यादा पता नहीं और डिटेल कुछ लिंक वगैरह का डिटेल आए तो मुझे नहीं मालूम है, बिल्कुल आइडिया जी, नहीं है। और ये जी। इवेंट्स आए और गए, ऐसा मुझे समझ में। लेकिन अगर स्ट्रेस टेस्ट थ्योरेटिकल था, कागजी था, तो बाज़ार में स्मॉल कैप, मिड कैप इतने पिटे क्यों? मुझे पहला 2 चीज़, दोनों इंसिडेंट मैंने इसीलिए आपको सेपरेट करके बताया कि ये 2 दिन में ये सब कुछ हुआ है और वो दोनों दिन में हमारे पास कारण है ये मानने का कि विदाउट एनी एविडेंस ऑफ फियर एक वर्चुअल और एक मेंटल फियर आ गया कि भाई अब इलेक्टोरल बॉन्ड का लिस्ट आ गया तो क्या होगा? अगर लिंकेज निकलने लगा तो क्या होगा?
और म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्टिंग में अगर कुछ इश्यूज़ निकल गए तो क्या होगा? हमेशा ये जो होता है ना, हमारे सामने जो ब्लैक कर्टेन अगर आ जाता है, जहाँ पे हमको कुछ दिखता नहीं है, सेफ्टी नेट के लिए हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं और उसमें स्टैम्पीड हो जाता है। तो मुझे मोस्टली ये स्मॉल कैप में स्टैम्पीड लगता है और ये धीरे-धीरे सेटल हो जाएगा। थोड़ा स्टैम्पीड हो गया है, लेकिन ये अब खत्म हो जाएगा। तो मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी ख़ास नहीं। जी। मसला वही है, किसी भी बहाने से बाज़ार में एक भगदड़ मच सकती है या नहीं मच सकती है, यही प्रश्न मेरे मन में पिछले कुछ समय से था और अ, उस प्रश्न को हम लोग बार-बार डिस्कस भी कर रहे थे, उसकी बात भी कर रहे थे। बहरहाल, अब थोड़ा-सा बैंकिंग सेक्टर पे निगाह डाल लेते हैं और यहाँ पे एनएसई बैंक, निफ्टी बैंक, यहाँ पे हुँ। 46,600 के आसपास अभी रुका है और जहाँ रुका है 50 डे मूविंग एवरेज आपका बिल्कुल वहीं पर है। तो ये भी थोड़ा-सा आप कहें कि खिलवाड़ कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के साथ। रखें, छोड़ें, मतलब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इस एवरेज का करना क्या है अभी? यहाँ पे राजीव जी मैंने भी थोड़ी निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रेस टेस्टिंग कर डाली थी और मुझे जो लेवल्स मिले हैं, बैंक का मिला है 45,000 और निफ्टी का मिला है 20,000, जो फ़िलहाल मैंने स्ट्रेस टेस्टिंग किया। तो मेजर डैमेज बैंक में होगा 45,000 के नीचे, उससे ज़्यादा जाने जाता हुआ दिखता नहीं है और निफ्टी 20,000 के नीचे जाती हुई दिखती नहीं है। मैंने हर कैलकुलेशन करके देख लिया। मार्च मंथ खत्म होने वाला है, अप्रैल शुरू होने वाला है, 975 के ईपीएस पे 20,000 करीब-करीब 20 टाइम्स ट्रेलिंग हो जाएगा और बाकी सारे प्रोजेक्शंस करके देखिए तो स्ट्रेस में यही समझ में आ रहा है कि बैंक 45,000 के फिलहाल नीचे नहीं है अनलेस देयर इज़ सम डिफरेंट टाइप ऑफ पैनिक। जी। तो फिलहाल निफ्टी बैंक में इन स्तरों का ही ध्यान रखा जाए, खास करके 45,000 के नीचे। और पिछले दिन की जो कैंडल है, वो अपने आप में दोजी है और ये 50 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में है। आम तौर पे मतलब ये सारा एनवायरनमेंट और स्ट्रेस, सारे तरह के स्ट्रेस एक बार को भूल जाएँ, अगर सिर्फ़ इतना देखें कि भई 50 डे मूविंग एवरेज के पास आकर के एक दोजी बनती है, तो आम तौर पे इसका अर्थ आप किस रूप में देखते हैं? मेरे हिसाब से डोजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब होता है, वैसे बहुत तरह से लोग देखते हैं। मैं जिस तरह से डोजी समझता हूँ, डोजी पीक और बॉटम अगर बने, तो उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है। बीच में जो डोजी बनता है, वो जितना हमें कन्फ्यूज़ करता है, उतना अपने आप कन्फ्यूज़ रहता है। तो बीच में डोजी बनने को मैं बहुत ज़्यादा वैसे सिग्निफिकेंस नहीं देता। लेकिन यहाँ पे जी। मामला डोजी से ज़्यादा दूसरा है मेरे पास। एक ऐसा एक पैरामीटर जो डेवलप हुआ है फ्राइडे को, वो बहुत अच्छा बैंक के लिए फ़िलहाल नहीं है और वो है कि एक सेल ऑन राइज़ थोड़ा ट्रिगर एक पैरामीटर पे हो गया है विथ 48,000 एज़ अ, डिफाइंड टॉप फ़िलहाल। अब उसका जब मैं नीचे प्रोजेक्शंस देख रहा था तो पहला प्रोजेक्शन 46,000 पे ही खत्म हो जा रहा है और दूसरा 45,000 पे। तो मुझे ये अब एस्टीमेट लेके चलना पड़ेगा कि जब तक बैंक का 48,000 निकल नहीं जाए, 46 और 45 होते हुए हम देख सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो इस चीज़ को ही मैं मान के चल रहा हूँ और 45 के पहले मुझ में किसी भी तरह की निराशा नहीं है और 48,000 के पहले फ़िलहाल मुझे किसी तरह की आशा भी नहीं है। लेकिन बैंक का जो सिचुएशन है इंडेक्स का, उसको जब आप इंडिविजुअल कंपोनेंट में तोड़ने जाएँगे, एक्सक्लूडिंग पीएसयू बैंक, जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा आनन-फानन रैली चली है। तो अगर प्राइवेट बैंक्स के आप मेजर कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे जो कि बैंकिंग इंडेक्स में हैं, तो वो इतने ज़्यादा चले नहीं हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा डाउनसाइड देखा जाए और कहीं न कहीं गिरने में तो वैल्यूएशन को मैं इम्पोर्टेंस देता ही देता हूँ। और उनके फैक्टर इन करने में अगर मैं एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक अ कोटक बैंक और एक्सिस बैंक, इनको अगर उठा के मैं लूँ, तो इतना डाउनसाइड नहीं दिख रहा कि निफ्टी बैंक को 45,000 के नीचे लेके जाए। अगर उसके नीचे लेके जाए तो मान लीजिए कि ये सारे बैंक कम से कम उसके बाद भी 20-20% टूट जाएँगे। लेकिन वैसा अभी कोई सिनेरियो मुझे दिखाई नहीं देता। जी। शोमेश, आपके सामने एक छोटा-सा ट्रेंड चैनल बनाने की कोशिश की है। आप मानेंगे इसे या इग्नोर करेंगे? देखिए, पहली चीज़ ना कि मैं किसी भी चीज़ का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, जो भी सामने दिखता है उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए।
हर डेटा में क्या मिल जाए किसी को नहीं पता। आप इस चीज़ का भी कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है इसकी पढ़ाई। बस यही चीज़ है कि मैंने अपने आप को थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर दे के रखा है बिकॉज़ मेरे और भी पैरामीटर्स ऐसे हैं। हो सकता है क्या होता है राजीव कि ये जो शार्प चैनल है ना, ये बहुत ही इसका इंक्लिनेशन ज़्यादा है। जब इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है तो कहीं न कहीं इसमें मार्जिन ऑफ एरर भी ज़्यादा हो सकता है। तो जब तक इसके नीचे 2 दिन का क्लोज़ नहीं मिले, कोई घबराइएगा मत, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इस चैनल को ना नहीं करना चाहिए पहली चीज़। जी। और दूसरी चीज़ नहीं, इससे बहुत जब घबराना भी नहीं चाहिए। जब इस तरह के चैनल के पास आता है तो मैं घबराहट से ज़्यादा ये संभावना देखता हूँ कि हो सकता है कि भई इस चैनल का बॉटम छू रहा है तो शायद यहाँ से पलटने की कोशिश करे और वहीं पे कोई डोजी भी ज़रूरी बन नहीं। रहा है, वहीं पे आपका 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो ये 3-3 चीज़ें मुझे कहती हैं कि भई एक बार को क्या यहाँ से पलटने की संभावना बनती है या नहीं बनती है, इसको सोचना चाहिए। नहीं, बन सकती है। नहीं बनने का कोई कारण नहीं है कि ना बने। अब मेन सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे निकालना है, वो मेरे पास 46,000 के पहले कुछ है नहीं। तो मान लेते हैं कि ये चैनल डाउनसाइड में थोड़ा ब्रीच भी हुआ, तो उससे मेरा डिसीज़न चेंज नहीं होगा। डिसीज़न चेंज होने के लिए मेरे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीटर्स हैं वो या रादर जो स्ट्रॉन्गर पैरामीटर्स हैं, वो जानने चाहिए। ओके? इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ठीक है और ये जो अपवर्ड इंक्लाइंड स्ट्रक्चर होता है ना, ये बड़े लंबे समय तक चलता रहता है। इसमें बहुत लंबा समय लगता है। हो सकता है कि 1 क्वार्टर और ये कंसोलिडेट करते-करते भी 48-49 हज़ार ना निकाले और वो दिखाई भी दे रहा है बिकॉज़ मई में आपका अप्रैल में इलेक्शन में चला जाएगा। तो ये सब आप स्ट्रक्चर 50,000 की होते बात हैं कर कि रहे हैं तो 50,000 तो आपका अप्रैल में ही दिख जाएगा, इस चैनल के अंदर नहीं रहते कोई हुए। ज़रूरी पहली चीज़ ये है ना राजीव जी कि अगर आपको 48,000 के ऊपर दिखा तो आपको 53 दिखेगा, 50 से ज़्यादा। मेरा अंदाज़ा ऐसा है। ये जो कंसोलिडेशन है इतना छोटा कंसोलिडेशन नहीं है कि बैंक 50,000 पे जाके मन की शांति प्राप्त करेगा। ये निकलेगा अगर तो आपको 50 क्रॉस करा के देगा। हाँ, ठीक है, ये बात हो सकता है डिबेट करने वाला कि थोड़े समय 50 पे रुकेगा क्या? रुकेगा, लेकिन एक होता है ना कि डेस्टिनेशन कहाँ है? तो इसकी जो डेस्टिनेशन मुझे समझ में आएगा वो 53 का ही समझ में आएगा, उसके पहले ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो 50 टू जी। 53 के तरफ ये जाके रुकेगा लेकिन फिलहाल आज का डेटा मतलब फ्राइडे का डेटा ऐसा बना है कि अब 48 को थोड़ा इम्पोर्टेंट लेके चलना पड़ेगा। जी। तो चलिए ये मोटे-मोटे तौर पे निफ्टी बैंक के बारे में आकलन तो जो लेवल्स जिनका ट्रेडर्स खास तौर पे अगले हफ्ते ध्यान रखें निफ्टी बैंक में? देखिए निफ्टी बैंक में थर्सडे के कैंडल का हाई है 47231 आप उसको समझने के लिए 47250 कर लीजिए। ओके, ये 47250 के ऊपर में थोड़ा कवरिंग आप देखेंगे निफ्टी बैंक में और वो आपको हो सकता है कि 48,000 के आसपास ले जाके छोड़ दे, उसके ऊपर क्लोज़ नहीं मिले। उसके पहले आप ज़्यादा मोमेंटम निफ्टी बैंक में नहीं देख पाएँगे। ओके। अब रही बात डाउनसाइड की, तो डाउनसाइड के लिए फ्राइडे का लो इम्पोर्टेंट है, उसके नीचे गया तो इंट्राडे ही आप 46 तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब तक 46,000 के नीचे क्लोज़ होना शुरू नहीं हो जाए, आपको ये फर्दर डाउनसाइड लाके नहीं देगा, ज़्यादा चांसेस हैं मेरे हिसाब से। तो मेरे पास जो लेवल बात करने के लिए वही है कि थर्सडे का हाई आप पहले देखें फिर 48,000 देखें एज़ रेजिस्टेंसेस और फ्राइडे का लो और 46,000 ये 2 आप सपोर्ट देखें और 46,000 के नीचे शायद 45,000 तक चांसेस रहेंगे फिर या 45,500 और 45,000 तक जाने के चांसेस हैं। जी।